अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा थर्ड सेशन है रियलिटी डिस्कोर्स का। और लास्ट सेशन में जो है हमने कैटेगरीज के हवाले से बात की थी, फर्स्ट प्रिंसिपल की जो कैटेगरीज हैं, और इंशाल्लाह आज भी जो है वो हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल की जो है हमने देखा था कि बुनियादी तौर पर जो है वो तीन कैटेगरीज होती है। ठीक है। उनमें से जो है पहली कैटेगरी जो है एक्सियोमेटिक ट्रुथ है। एक्सियोमेटिक ट्रुथ क्या होते हैं? ये बुनियादी तौर पर जो है ऐसी प्रोपोजिशंस होती हैं, या ऐसे आप सिंपल जो है वो अल्फाज में कह लें कि ओपिनियंस होते हैं, जो कि सेल्फ एविडेंट होते हैं। ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो सेल्फ एविडेंट होते हैं। ठीक है। और वो ऐसे होते हैं कि आप जो है ना मतलब कि वो टाइम पर और प्लेस पर डिपेंड नहीं करते। यानी कि वो एक ऐसा जो है ना ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, एक यूनिवर्सल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप आज एक बंदे से बात करें तो उसकी भी वैसी अंडरस्टैंडिंग होगी उस चीज के बारे में, कल करें तो भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी, 1000 साल पहले भी, 1000 साल बाद भी। और इसी तरह जो है वो यहाँ पूछे, अफ्रीका में पूछे या यूरोप में पूछे, तो अंडरस्टैंडिंग जो है ना बंदे की जो है वो कॉमन होती है। तो इस तरह की एक यूनिवर्सल जो है ना एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को, उसको हम एक्सियोमेटिक ट्रुथ कहते हैं। और इसका बुनियादी तौर पर यूनिवर्सल होना, यानी कि उसका टाइम और प्लेस के साथ चेंज ना होना, ये बजाते खुद जो है ना इस बात की तरफ रिफ्लेक्ट करता है कि ये इनेट इन नेचर है, यानी कि इनहेरेंट ये रिस्पॉन्स है। ठीक है। और इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी एक आसान एग्जांपल जो हमारे पास जो है बनती है, वो ये बनती है कि अगर जो है ना पूछा जाए कि रेंडमनेस जो है, ठीक है, उसका आउटपुट जो है ऑर्डर होता है या नहीं होता। ठीक है। तो एक आम ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है कि जो ऑर्डर होता है वो रेंडमनेस का नतीजा नहीं होता। बात समझ आ रही है? मुबशीर, क्लियर है ना एग्जाम्पल? आर यू विद मी? ओके। आई होप कि जो है वो साथ ही होंगे। सो हाँ, ऐसे ही जो है ना पॉइंट्स होते हैं कि जो है ना बिल्कुल सेल्फ एविडेंट होते हैं। ठीक है। और उसके बारे में जो है ना जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग होती है वो यूनिवर्सल होती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये जो है ना एक्सियोमेटिक ट्रुथ है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना जो दूसरा पॉइंट है, उसको हम कहते हैं कि ये जो है ना नेसेसरी एजम्पशंस है। नेसेसरी एजम्पशंस हम किसको कहते हैं? नेसेसरी एजम्पशंस जो हम कहते हैं ऐसे पॉइंट्स को, ऐसी सपोजिशंस को बुनियादी तौर पर, कि उन सपोजिशंस को अगर साथ ना रखा जाए तो फिर फर्दर इंक्वायरी हो नहीं सकती। ठीक है। और इसमें जो है ना बुनियादी तौर पर वो सारे कंक्लूजन्स जो कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक है। और अगर उसकी एक स्ट्रक्चरल अप्रोच हमारे पास मौजूद है तो वो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है कि जितने भी दफा एक्सपेरिमेंट किया जाए तो लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ही हमारे पास होते हैं। और उसी लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पर हम एक जनरलाइज कंक्लूजन दे रहे होते हैं। लेकिन बात ये कि हमारे पास जो है वो कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है। हम जो है हमारी जो है वो ऑब्जर्वेशन हमेशा जो है वो लिमिटेड ही होगी। लेकिन इसमें करना जो है ये चाहिए कि जब लिमिटेड ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर कंक्लूजन निकाला जा रहा हो तो उसमें इस बात को मद्देनजर रखा जाए कि ये जो कंक्लूजन है, ये जो है वो मोस्ट प्रोबेबल कंक्लूजन है, ये डेफिनेट 100% कंक्लूजन नहीं है। ये बात गलत भी हो सकती है, इसमें गलती का इम्कान जो है वो जरूर है। तो इसीलिए जो है हम जो है जो एक्सियोमेटिक ट्रुथ जो है उसकी बेस पर जो आर्गुमेंटेशन होती है उसको प्रेफर करते हैं नेसेसरी एजम्पशन पर। और प्रायोरिटी लिस्ट में नेसेसरी एजम्पशन जो है वो एक्सियोमेटिक ट्रुथ के बाद आती है। यहाँ तक क्लियर है मुबशिर? जी। ठीक हो गया। अच्छा, वो आरिश को आपने जब वो एंटर कर दिया, उनका मैसेज आया हुआ था कि जी लेट जी मी। जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना तीसरा जो है ना हमारे पास जो कैटेगरी है, वो है अननेसेसरी एजम्पशन की। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम में ना हमने इसके लिए सपोजिशंस का वर्ड इस्तेमाल किया था, तरह के उसके लिए अननेसेसरी एजम्पशन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि ये जो टर्म है ये अपनी मुराद को मजीद वाजे करती है। ठीक है। अब इसमें सिंपली बात यह है कि एक ऐसी जो है ना ऐसे पॉइंट को, एक ऐसी प्रोपोजिशन को अपनी रीजनिंग की बुनियाद बना देना, फाउंडेशन बना देना, जो ना सेल्फ एविडेंट है और ना जो है ना वो जरूरी है, यानी कि उसके बगैर जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो किसी इस ऐसी बात को सपोज कर लेना, ठीक है, सिंपली इसको हम कह सकते हैं ये बेबुनियाद बात। ठीक है। उसको सपोज कर लेना और उसकी बेस पर जब फर्दर आर्गुमेंटेशन करना, तो उसको हम कहते हैं कि ये अननेसेसरी एजम्पशन है। क्लियर टिल नाउ? यस। ठीक हो गया। अभी आपके जहन में आ रहा होगा कि इसकी एग्जांपल्स जो है वो कहाँ है, एग्जांपल्स होंगी तो हम्म। और क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअली हम करने क्या लगेंगे, जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड है ना, ये बुनियादी तौर पर डिफरेंट लाइंस ऑफ आर्गुमेंट्स पे है। ठीक है। तो उस एनालिसिस कर रहे होंगे कि अगर कोई लाइन ऑफ आर्गुमेंट है तो उसकी बेस में कौन से फर्स्ट प्रिंसिपल मौजूद है, कौन सी कैटेगरी के। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएंगे ना डिफरेंट लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स और उनके फाउंडेशंस को पढ़ेंगे तो फिर ये बात मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो इसको आप इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। ठीक है। नेक्स्ट कर लिया आपने? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना
मोस्ट जो है ना, आप कह लें कॉमन और पॉपुलर लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स जो है ना, ये यहाँ पे हमने तीन मेंशन किए हैं। एक साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है, एक डिडक्टिव लाइन ऑफ आर्गुमेंट है, और तीसरा हमारे पास जो है वो सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मकसद क्या होगा कि हम जो है ना इन तीनों लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स को समझेंगे, यानी कि इसका बुनियादी तौर पर पहले इंट्रोडक्शन होगा कि ये लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है इसका फ्रेमवर्क क्या है, ये लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है वो कैसे काम करता है, और कैसे पता चलता है कि कोई कंक्लूजन जो है किस लाइन ऑफ आर्गुमेंट से आ रहे हैं। और फिर हम इन लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स का जो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि कौन सी लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है वो कितनी मजबूत है। और यहाँ पर हम ना इस बात को भी जो है वो वाज़ेह करेंगे कि हर लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है उसकी बेस पर कोई ना कोई फर्स्ट प्रिंसिपल ही होता है। ठीक है। ऐसा कोई लाइन ऑफ आर्गुमेंट नहीं है कि जिसकी बेस पर कोई फर्स्ट प्रिंसिपल ना हो। अब जब तमाम लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स की फाउंडेशन जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो अब कौन सी लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो उससे कंक्लूजन जो है हमारे पास कितना मजबूत आ रहा है, इस बात का एनालिसिस जो है हम इस बुनियाद पर करेंगे कि उसके फर्स्ट प्रिंसिपल कौन से हैं। जिस लाइन ऑफ आर्गुमेंट का जो है वो मजबूत फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, तो उसका कंक्लूजन भी मजबूत है, और जिसके जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो कमजोर है, तो पूरी लाइन ऑफ आर्गुमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो ओवरऑल कमजोर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें यह है कि सबसे पहले जो है ना हमारे पास जो है वो लेफ्ट साइड पे साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट मौजूद है। ठीक है। अच्छा, साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट यहाँ पे जो है ना आपको नजर आ रहा होगा कि राइट साइड पे मैंने डिडक्टिव लॉजिक जो है वो लिखी है, लेकिन आपको यहाँ पे इंडक्टिव लॉजिक नजर नहीं आ रही होगी। तो बुनियादी तौर पर जो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है ना, इसमें इंडक्टिव लॉजिक भी कवर हो रही है। वो अलहदा बात है कि साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट में इंडक्टिव लॉजिक के अलावा भी जो है कुछ चीजें जो है मौजूद होती है। अच्छा, ये सारी बातें जो हम इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। सबसे पहले जो है ना हमें ये देखना होगा कि साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट क्या होती है। साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट होता है उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है, साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल जो है हमारे पास डेटा होता है। ठीक है। और फिर इंडक्शन बेस्ड कंक्लूजन होता है। ये मुख्तसर जो सारी बात की है इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि लेट्स सपोज आपने जो है ना वो कैलकुलेट करना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। ठीक है? हम सेम प्रेशर की जो कंडीशंस होती हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं जब भी जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना हो। स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है। ठीक है। अच्छा, साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल डेटा, इसका क्या मतलब होता है? डेटा का साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल होने का मतलब सिंपली ये होता है कि वो जो आप डेटा मेजर कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और साथ एक ऐसा यूनिट होता है, जैसे 2 kg, 3 kg, 5 मीटर। ठीक है। तो इस फॉर्म में जो है वो ऑब्जर्वेशन जो है वो रिकॉर्ड होती है। ठीक है। स्पेसिफिक कंडीशन और प्रोसीजर के थ्रू। और फिर उसके बाद जो है जब देखा जाता है कि मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है और उसके बाद जो रिजल्ट ये वो सेम आया है। ठीक है। तो वो जो फाइनाइट नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिसका सेम कंक्लूजन आ रहा होता है, तो उसके बेस पर जो है एक जनरलाइज कंक्लूजन निकाल दिया जाता है कि ये जो फिजिकल फिनोमेना है ये दर हकीकत ऐसे ही वर्क करते हैं। और बुनियादी तौर पर यही जो फाइनाइट ऑब्जर्वेशन होती है ना उसकी बुनियाद पर जनरल कंक्लूजन निकालना, इसी को हम इंडक्शन कहते हैं। ठीक है। और आखिरी पॉइंट ये वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। फॉल्सिफिकेशन टेस्ट का मतलब क्या है? वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है। ठीक है। और अगर जो है ना रिपीट करने के बाद आपके पास कंक्लूजन चेंज आ गई तो फिर वो बात गलत साबित हो जाती है। ठीक है। तो अब फॉल्सिफिकेशन टेस्ट जो है ना पॉसिबल हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली यही है कि उन्हीं कंडीशंस और प्रोसीजर के मुताबिक वो जो एक्सपेरिमेंट दोबारा हो सकता हो। अगर वो दोबारा हो सकता है, रिपीटेबल है, तो इसका मतलब उसके बाद उसके लिए फॉल्सिफिकेशन टेस्ट दिया जा सकता है। और अगर उसके लिए फॉल्सिफिकेशन टेस्ट दिया जा सकता है, तो तभी हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास साइंटिफिक कंक्लूजन है। तो बशीर ये बताइएगा कि साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है क्या? ये बात क्लियर हुई? ये तो क्लियर हो गया, एक ही चीज क्लियर नहीं हुई कि ये चीज पिछली स्लाइड से किस तरह लिंक्ड है। पहले मैंने सर मैकेनिज्म बताया कि एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है वर्क कैसे करती है। ठीक है। पिछली से ठीक है। रिलेशन उसके बाद मैंने बिल्ड अच्छा ठीक है, आपसे ठीक डिफाइन करें, नहीं डेफिनेशन तो समझ आ गई, साइंटिफिक की समझ आ गई डेफिनेशन। है। इंडक्शन जो है वो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट की कोर है। ठीक है। इसलिए हमने इंडक्टिव लॉजिक को अलहदा से हमने इसका कॉलम नहीं बनाया। अब इसमें जो है ना कुछ इजाफी चीजें जो है ना उनमें से ये है कि वो साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल हो, यानी कि ऑब्जर्वेशन की जो है ना साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट में एक खास तरीका होता है। इंडक्शन का मतलब सिंपली ये होता है कि आप यूज जो है करना ना है। जनरलाइज, हाँ, आप जो है ना जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं स्पेसिफिक डिटेल्स की बुनियाद पर, और आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। जिसका ठीक फॉर है। एग्जांपल आप जो है ना यूरोप में मौजूद हैं या किसी ऐसे मुल्क जहाँ पे सारे लोग गोरे होते हैं, आपने एक बंदा देखा गोरा है, आपने दूसरा देखा गोरा है, तीसरा देखा गोरा है, जितने भी देखे गोरे हैं, आपने इस बुनियाद पर ये कंक्लूड कर दिया कि इंसान जो है वो व्हाइट कलर के होते हैं। ये बात समझ आ रही है? साइंटिफिक ये साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट में ही आता है, ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, ये बुनियादी तौर पर इंडक्शन है। ठीक है। लेकिन इंडक्शन जो है वो जिस डेटा पर अप्लाई की जा रही होती है, अगर वो डेटा जो है खास तरीके से हासिल किया जाए, तो वो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट हो जाता है। यानी कि वो अच्छा। साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल डेटा हो,
तो बात समझे? किसी साइंटिफिक मेथड से जो डाटा आएगा उसके ऊपर जो इंडक्शन आप लगाएंगे, इस सब प्रोसेस को आप साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट। हाँ। ये कह रहा था कि किसी भी साइंटिफिक मेथड से डाटा आया उस पे अगर दो साइंटिस्ट की डिफरेंट इंडक्शन है, या किसी भी दो शख्स की डिफरेंट इंडक्शन है, तो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट में ही लाया करेगा या नहीं? वो कॉन्ट्रोडिक्टरी भी हो नहीं सकती है देखिए, दोनों। असल में यहाँ पे ना कंक्लूजन से बेहतर बेहतर है कि आप लफ्ज रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। आप जो है ना देखिए, एक्सपेरिमेंट है ना, एक्सपेरिमेंट की रीडिंग्स क्या है? ठीक, हमारे ठीक पास है। रीडिंग्स That- आ गई, हमारे पास एक रीडिंग्स आई, हाँ लेकिन उस रीडिंग्स से दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स ने दो डिफरेंट इंडक्शन किए हैं, और वो आपस में कॉन्ट्रोडिक्टरी भी हो सकती है, तो फिर वो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट में तो नहीं आएगा। नहीं, इसमें जो है ना हम फर्क कर लेते हैं। हम लफ्ज है ना कंक्लूजन थोड़ा जनरलाइज है, वो यूज नहीं करते, हम रिजल्ट्स यूज कर लेते हैं। रिजल्ट्स ठीक और है। कंक्लूजन को सेपरेट करते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब साइंटिफिक कंक्लूजन जो है ना बुनियादी तौर पर जिसको मैं कह रहा था ना रिजल्ट, वो ये होता है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट 4 दफा, 5 दफा, 6 दफा आया है और आंसर आ गया 22 किलोस। ठीक है। ठीक है। तो अब बुनियादी तौर पर जो है ना, जो मल्टीपल टाइम एक्सपेरिमेंट किया और सेम आंसर आया, यहाँ पे मेरी आंसर से मुराद वो जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू विद ऐसा यूनिट है। ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद सेम न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन ऐसा यूनिट का आना, इस बेस पर ये कंक्लूड कर देना कि ये जो एक्टिविटी है इसका जो आंसर है वो यही न्यूमेरिकल वैल्यू विद दिस ऐसा यूनिट होता है। ये बुनियादी तौर पर साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट का हिस्सा है। बात समझ आ रही है? और जो मैं बिल्कुल समझ गया, मैं रिजल्ट समझ गया हूँ कि जो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो तो सेम है। अब उन रिजल्ट्स के ऊपर फर्दर समझने के लिए कोई भी इंडिविजुअल अपनी इंडक्शन लगा के उसको फर्दर क्लासिफाई करता है या एक्सप्लेन करता है, तो वो भी साइंटिफिक हाँ, लाइन ऑफ कैसे हमने आर्गुमेंट में। समझा, समझा के इस पर हम आते हैं इंशाल्लाह। ओके। ठीक। ओके डन। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, ये बुनियादी तौर पर जो है ना आप कह लें कि जो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट मैंने जिसको कहा है ना, तो ये वो प्रोसीजर है जो कि तमाम साइंसदानों के मेरे ना मुतफिक है। बात समझ आ रही? बिल्कुल समझ गए। अब उसके बुनियाद पर हमने जो है ना वो कंक्लूजन कैसे निकालना है को, अगर हम कंक्लूजन को इस तरह ये मुराद ने कि एक्सप्लेन कैसे करना है उस सिनेरियो को। ठीक है। तो उस पर डिफरेंट अप्रोचेज है, वो क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर जो है ना बुनियादी तौर पर जो है ना जो पॉइंट्स मैंने नीचे दो लिखे ना वो बताना जरूरी है। वो ये है कि साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट बुनियादी तौर पर एक कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी से मुराद क्या है कि ऑब्वियसली हम जो है पूरी दुनिया को अगर लैब बना दें तो फिर तब दुनिया में हम अपने तमाम फैसले साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट के बेस पर कर सकते हैं, वरना आमतौर पर डेली लाइफ में हम जो भी डिसीजंस ले रहे होते हैं वो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट की बेस पर नहीं होते, क्योंकि ना हम उसका डाटा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और ना उससे एक साइंटिफिक वे में कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं। ये बात क्लियर है ना? यस, ये क्लियर है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर जो है वो दरवाजा नॉक हुआ है, ठीक है, और उसके बेस पर जो है ना हमने कंक्लूड कर दिया किसी बंदे ने नॉक किया है, अब हमारे पास क्या है वो कोई साइंटिफिकली ऑब्जर्वेबल डाटा नहीं होता कि इतने डेसिबल की साउंड आई है। बात समझ आ रही है? यस यस और यस। ना कैलकुलेट किया होता है कि आवाज कितने दूर से आई है। तो अगर तो जो है ना ये इस तरह जो है ना रिकॉर्ड हो कि जो है ना इतने डेसिबल की साउंड हो और इतने फासले से आई हो, तो फिर इसका मतलब है कि किसी बंदे ने जो है ना वो नॉक किया, तो फिर तो ये कहेंगे कि हम एक साइंटिफिक अंदाज में जो है ना रोजमर्रा के अमूर में अपने मामलात को समझ रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन जब ठीक है। ऐसा ना हो तो इसका मतलब है कि ये साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं होते। तो खैर, कहने का मतलब ये कि हमारी जिंदगी में आमतौर पर जो कंक्लूजन होते हैं ना उनकी अक्सरियत जो है वो साइंटिफिक नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ये आसान नहीं है, वरना आपको पूरी दुनिया को लैब बनाना पड़ेगा, हर जगह डिफरेंट किस्म के सेंसेस लगाने पड़ेंगे ताकि आप जो साइंटिफिकली कंक्लूड कर सकें और जो है ओपिनियंस दे सकें जिसकी बुनियाद साइंस हो। बात समझ आ रही? यस। अच्छा, अब यहाँ पे पॉइंट ये कि इसके जो है ना कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि इसके जो रिजल्ट्स है वो इनडेफिनेट है। ठीक है। इनडेफिनेट कैसे है? क्योंकि इसकी बेस जो है वो इंडक्शन है। और आमतौर पर जो साइंटिफिक हम कहते हैं कि अप्रोच, पहले जो है ना ओपिनियन कुछ और था और अब चेंज हो गया, वो चेंज कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है कि पहले जो है ना ऑब्जर्वेशन लिमिटेड होती है और जब मजीद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो हमें पता चलता है कि नहीं, वो बात ठीक नहीं थी। तो इस तरह जो है ना साइंटिफिक, क्योंकि लाइन ऑफ आर्गुमेंट का कंक्लूजन जो है वो इंडक्शन बेस्ड होता है, तो इसलिए जो है इसका हमेशा जो रिजल्ट होगा वो इनडेफिनेट होगा। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि 100% जो है ना ये ऐसे ही काम करते हैं, हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट। ये बात समझ आई? यस। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो ना जैसे मैंने बताया था कि साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट की कोर जो है वो इंडक्शन है। बात समझ आ रही? अच्छा, अब यस। इंडक्शन को देखना होगा कि इंडक्शन का ये इंडक्शन किस फर्स्ट प्रिंसिपल को मैप करती है, किस कैटेगरी को। क्या ये एक्सियोमेटिक ट्रुथ में आती है, या ये हमारे पास नेसेसरी assumption में आती है, या अननेसेसरी assumption में आती है? तो ये बुनियादी तौर पर हमारे पास नेसेसरी assumption में आती है। यहाँ पे हम यही कर रहे होते हैं ना कि लिमिटेड ऑब्जर्वेशन की बेस पर जनरलाइज कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं, लेकिन बात यह है कि हमारी ऑब्जर्वेशन तो हमेशा लिमिटेड रहेगी। तो लिमिटेड
ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर अंडरस्टैंड करना, इसके अलावा हमारे पास जो है वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? यस। तो बुनियादी तौर पर साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट की जो कोर है इंडक्शन, वो मैप करती है सेकंड कैटेगरी को कि एक नेसेसरी एजम्पशन है, जो कि साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट का पिलर है। क्योंकि हमने यही देखा था ना कि जब हम लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स देखेंगे तो हमने ये देखना होगा इसके पिलर में फर्स्ट प्रिंसिपल किस कैटेगरी का है। तो जो साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट है, इसकी बेस पे जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो सेकंड कैटेगरी का है, यानी कि वो नेसेसरी एजम्पशन है। इज इट क्लियर टिल नाउ? यस। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना, ये जो मैंने प्रोसीजर है ना साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट का जितना बताया है, इसका पिलर जो है ना, वो हमारे पास है नेसेसरी assumption। लेकिन उसके बाद जो है ना, कुछ लोगों के, जिससे हम कह रहे हैं ना कंक्लूजन कैसे निकालना है, तो उसके बहुत से प्रोसीजर्स ऐसे हैं कि जिसकी बुनियाद जो है नेसेसरी assumption नहीं है बल्कि अननेसेसरी assumption है। और उसकी जो एग्जांपल है हमारे पास, वो बुनियादी तौर पर जो है ना मेथोडोलॉजिकल मटेरियलिज्म है और फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म है। ठीक है? फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म का मतलब सिंपली ये है कि हमने हमेशा जो है किसी सुपर नेचुरल को डिनाई करना है। बात समझ आ रही है? यस। अब सुपर नेचुरल को डिनाई करना ये हमारा अकीदा है, मतलब कि जिनका है उनका अकीदा है। ये कोई एक्सियोमेटिक ट्रुथ भी नहीं है, और ये कोई नेसेसरी एजम्पशन भी नहीं है कि अगर हम जो है ना सुपर नेचुरल को डिनाई नहीं करेंगे तो हम फर्दर इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पर जो फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म है, ये एक अननेसेसरी एजम्पशन है। इसी तरह जो है ना मेथोडोलॉजिकल मटेरियलिज्म, कि हर चीज को मटेरियलिस्टिकली जो है ना वो एक्सप्लेन करना है, और हर चीज मटेरियलिस्टिकली एक्सप्लेन हो सकती है, ये ओपिनियन रखना। ऑल दो आज हम हर चीज को मटेरियलिस्टिकली एक्सप्लेन नहीं कर सके, इवन के ह्यूमन माइंड को, लेकिन स्टिल जो है ये ओपिनियन रखना कि हर चीज जो है वो मटेरियलिस्टिकली एक्सप्लेन हो सकती है, तो ये बस एक बाइस्ड assumption है। ना ये एक्सोमेटिक ट्रुथ है, और ये ना ऐसी assumption है कि जिसको मानना जरूरी है ताकि हम फर्दर इंक्वायरी कर सके, तो ये भी अननेसेसरी assumption है। बात समझ रहे हैं? कैसे बाइस्ड कैसे है ये? देखिए, बाइस से मुराद सिंपली ये है कि जिस चीज को जो है ना, जो ना सेल्फ एविडेंट है और ना नेसेसरी, उसको हम बाइस कह रहे हैं। कि देखिए, वो ना सेल्फ एविडेंट है, ना वो नेसेसरी है कि हम जो है वो उसके बगैर फर्दर इंक्वायरी नहीं हो सकती, तो फिर रीजन क्या है उसको रखने की? बाइसनेस ये है ना। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। उस पर्सपेक्टिव से ठीक है। ठीक हो गया? तो यहाँ पर ना पॉइंट ये है कि ये साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट का वो जो मुश्तरक हिस्सा जिसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, उसके जो हमारे पास फाउंडेशन है वो नेसेसरी assumption है। लेकिन कुछ जो है ऐसी ये पोजीशंस हैं जो कि बहुत से साइंसदानों की है। ठीक है? जिस तरह के फिलोसॉफिकल नेचुरलिज्म है और मेथोडोलॉजिकल मटेरियलिज्म है या साइंटिज्म है, कि आज नहीं तो एक वक्त आएगा कि हर चीज साइंस एक्सप्लेन कर लेगी। इसकी क्या बुनियाद है? कोई बुनियाद नहीं है, ना ये सेल्फ एविडेंट है ना ये नेसेसरी assumption है। तो ये वो सारी चीजें हैं कि अगर ये भी शामिल हो कंक्लूजन निकालने में, तो फिर ये आपका जो कंक्लूजन होता है वो सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी assumption की बेस पर नहीं होता, बल्कि इसकी बुनियाद पर अननेसेसरी assumption भी होती है, और फिर आपका कंक्लूजन और कमजोर हो जाता है। ये बात क्लियर? आगे समझ। ठीक हो गया। अच्छा, अब भी हमारे पास टाइम कितना है मुबशर? हमारे पास 7 मिनट है बस। ठीक है, चलें कोशिश करते हैं हम इसको कंप्लीट करें। दूसरा हमारे पास यहाँ पे कॉलम है वो डिडक्टिव लॉजिक है। कुछ ठीक है? क्वेश्चंस भी लेने चाहिए हमें। चलें ठीक है, हम फिर साइंटिफिक लाइन ऑफ आर्गुमेंट के हवाले से क्वेश्चंस जो है वो ले लेते हैं। और आप सबको जो वो अलाउ कर लें कि वो माइक ओपन कर लें, किसी का भी कोई सवाल है तो मोस्ट वेलकम। माइक सबको अलाउड है, कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। ये फॉल्सिफिकेशन टेस्ट जो था ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, और इंडक्शन वाला भी, क्योंकि आपकी आवाज़ काफ़ी कट रही थी। ठीक है, देखें, अगर आपके पास जो है ना फाइनाइट यानी लिमिटेड ऑब्जर्वेशन हो, और उस लिमिटेड ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर आप एक जनरल कंक्लूजन निकाल रहे हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये इंडक्शन है। ठीक है? लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, आपने जो है ना इंसान देखा, आपने देखा है वाइट है, आपने एक और देखा, आपने देखा वाइट कलर है। जितने भी आपने देखे हैं वो वाइट कलर है, तो इसकी बेस पर आपने ये कंक्लूड कर दिया कि इंसान गोरे होते हैं। जरूरी नहीं है, हो सकता, क्योंकि सारे इंसान आपने नहीं देखे, तो कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जो गोरा ना हो। तो खैर, इस तरह जो है ना ठीक ठीक। फाइनाइट ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर जनरल कंक्लूजन निकालना, उसको कहते हैं कि जो कंक्लूजन है उसकी बुनियाद इंडक्शन है। ठीक है? अब अगर ठीक ये हो जो गया। इंडक्शन जो है ना, जिस डेटा के बेस पर हम इंड्यूस कर रहे हैं ना, अगर वो डेटा जो है वो हमने कलेक्ट किया हो साइंटिफिक मेथड से, तो फिर जो है ना उसका कंक्लूजन को कहते हैं हम, ये साइंटिफिक कंक्लूजन है। और जो डेटा है साइंटिफिकली कलेक्ट करने का क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो भी डाटा है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो, और साथ उसके साथ कोई यूनिट हो, ऐसा यूनिट हो, यानी कि 2 किलो, 3 मीटर, इतने डेसिबल। तो इस तरह अगर डाटा जो है ना वो ठीक हो गया। साइंटिफिक
डाटा हो और उसकी बेस पर, अब वो भी लिमिटेड ही होते हैं ना, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं 2 दफा करते हैं, 4 दफा, 10 दफा, जितनी दफा भी करें लिमिटेड होता है। तो उसके बेस पर एक जनरलाइज कंक्लूजन निकालना ना कि हमने एक्सपेरिमेंट इतनी दफा किया ऐसे ही हुआ है, आंसर जो है वो इतनी न्यूमेरिकल वैल्यू और इतना यूनिट ही आया है। तो जब इसका मतलब है जी कि जब भी ये किया जाएगा एक्सपेरिमेंट तो आंसर जो है ना इतना ही आएगा। तो फिर इसको हम कहेंगे साइंटिफिक कंक्लूजन, अगर डाटा जो है वो साइंटिफिक हो। बात समझ आ गई? जी जी बिल्कुल ठीक। ठीक है। फॉल्सिफिकेशन टेस्ट का मतलब क्या होता है? फॉल्सिफिकेशन टेस्ट का मतलब ये होता है कि वही जो एक्सपेरिमेंट है वो दोबारा किया जा सकता हो। ठीक है। अगर आप जो है ना वो एक्सपेरिमेंट, ये फॉल्सिफिकेशन टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर जो है ना आपने वही एक्सपेरिमेंट दोबारा किया है उसी प्रोसीजर से, उसी कंडीशंस के साथ, और आंसर चेंज आ गया है, तो इसका मतलब है कि वो जो आपका पहले वाला कंक्लूजन था वो गलत साबित हो गया। ठीक है। तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट के लिए जरूरी क्या होता है? रिपीटेबिलिटी, कि वही जो प्रोसीजर है दोबारा हो सके। अगर वो दोबारा नहीं हो सकता तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट नहीं हो सकता ना। और अगर फॉल्सिफिकेशन टेस्ट नहीं हो सकता तो फिर वो साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ना, अगर दुनिया कैसे बनी? तो बिग बैंग से बनी। बिग बैंग अगर दोबारा नहीं हो सकता ना, तो फिर ये कहना कि दुनिया बिग बैंग से बनी, ये कि साइंटिफिक जो है वो कंक्लूजन नहीं है। ऑल दो ये बात थोड़ी सी हो सकता है मुश्किल लगे, इसको हम बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे। लेकिन जो एसेंस है, कोर, वो ये है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट, कोई काम जो है वो दोबारा उसको जो है ना परफॉर्म करके टेस्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये साइंटिफिक कंक्लूजन है। ये बात क्लियर? जी जी ठीक हो गया।